दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की तेलंगाना की रैली ने नरेंद्र मोदी को कहीं हिला तो नहीं दिया है। खम्माम में जब वो पहुंचे तो लाखों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। वो भी इतना उत्साहित हुए कि कार में वो खड़े होकर के लोगों का अभिवादन कर रहे थे। और जब उन्होंने रैली को संबोधित किया तो संभवतः तेलंगाना की वो सबसे बड़ी रैली थी। और ऐसी रैली की तस्वीरें आपने बीते वर्षों में नहीं देखी होंगी, जहां लाखों का हुजूम है, जहां उम्मीदों से और विश्वास से भरे हुए लोग हैं। राहुल गांधी को गोया वो अपने कंधों पर उठा लेने के लिए आमादा हैं। वही राहुल गांधी हैं जो पिछले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निशाने पर रहे हैं। आरएसएस ने क्या उनके साथ कम अत्याचार किया है? उस राहुल गांधी को, जिनको बेहद कमजोर, बेहद बुद्धू और न जाने क्या क्या बनाने की कोशिश की गई। खुद राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपया बहा दिया गया उनकी उस छवि को धूल धूसरित करने के लिए, उनको पप्पू बना दिया गया। लेकिन वही राहुल गांधी आज विपक्ष की सबसे मजबूत और विश्वसनीय आवाज ही नहीं बने हुए हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। जो महाराष्ट्र में किया गया, एनसीपी को तोड़ दिया गया, इसके पहले शिवसेना को तोड़ा गया था, आज वहां पर मराठी प्राइड का सवाल खड़ा हो गया है। शरद पवार ने ऐलान जंग कर दिया है और उसी महाराष्ट्र में राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में सामने आ चुके हैं। आज उनकी पार्टी ने तो महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता के रूप में भी अपना दावा पेश कर दिया है। वही राहुल गांधी जिन पर युवराज होने के आरोप लगते थे, जिनके उस वीडियो को एडिट करके चलाया गया था कि इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकलेगा, वो राहुल गांधी जिनके बारे में कहा जाता था कि पार्टी तो उनकी घर की संपत्ति है और गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस को कोई चला नहीं सकता। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए तब भी ये कहा जाता था कि निर्देश कहीं और से आता है। लेकिन मनमोहन सिंह के 10 वर्ष के कार्यकाल में जो हुआ वो सिर्फ भारत ने नहीं देखा, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। वही राहुल गांधी जो आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो पैदल यात्रा जो इस देश में ऐतिहासिक हो गई है, जिसने उन सपनों को बुना है जो पिछले 9 साल में खत्म हो चुके थे। वो 15 लाख का सपना, वो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों का सपना, बेरोजगारी और महंगाई को खत्म करने का सपना, भ्रष्टाचार को दूर करने का सपना, और सबसे बड़ा सपना शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का, जो पूरा कारपोरेट ने जिस तरह से उन नीतियों पर कब्जा कर लिया, वो अपने तरीके से उस पूरे पीएमओ को चला रहे थे। कुछ लोग तो यहां तक आरोप लगाते हैं, खास करके आम आदमी पार्टी के नेता, कि नरेंद्र मोदी को तो पीछे कारपोरेट की शक्तियां चलाती हैं, उनको काम करने की, उनको प्रधानमंत्री पद की वो सलाहियत ही नहीं है, वो समझ ही नहीं है, उनसे सिग्नेचर करा लिए जाते हैं। हालांकि मैं इस बात को यकीनी तौर पर नहीं मानता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी ऐलान करते थे, अपने 56 इंच के सीने को बता करके ठोकते हुए कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। लेकिन वही कांग्रेस और कांग्रेस के वही तथाकथित युवराज ने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को भी ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आज अगर कोई उनके सामने चुनौती बनकर के खड़ा हुआ है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर की तमाम खामियों को दूर करने की कोशिश की। जब वो एनएसवाई और यूथ कांग्रेस के प्रभारी थे, उस समय उन्होंने चुनाव करा करके ये कोशिश की कि वहाँ ऐसे लोगों को लाया जाए जो चुन करके तो आ सकते हैं लेकिन नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं, जिनका अपना परिवार नहीं है, जिनके पास
समझ तो है, लेकिन जो नेताओं के जरिए नहीं आ सकते हैं। वो चाहते थे कि हाशिए के तबकों की सिर्फ नीतियां ही नहीं हो, उनका एजेंडा ही नहीं हो, बल्कि दलित, आदिवासी, महिलाएं और पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये जो हाशिए के समुदाय हैं, उनका खास करके वो यूथ जो भारत की लोकतंत्र के, भारत की आज़ादी के 70 साल के बाद जो समझ उसमें पैदा हुई है, जो लोकतंत्र को लेकर के उसकी अपनी चिंता है, वो जो समावेशी राष्ट्र को बनाने की उनकी अपनी जो कोशिश है, उनको खुद ही लाया जाए। राहुल गांधी की ये कोशिश तब और परवान चढ़ती है जब मोदी और उनकी पूरी आर्मी ये आरोप लगाती थी कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर नहीं जा सकती। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि अब कांग्रेस पार्टी में चुनाव होंगे, अध्यक्ष चुना जाएगा और वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई गांधी परिवार का नहीं होगा। लोग हंस रहे थे। इस देश के तमाम पत्रकारों को भी ये भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस देश में इतना सामंती स्वभाव हो, यहाँ पार्टियां व्यक्ति के आधार पर बनी हों, जहां भारतीय जनता पार्टी जो अपने को पार्टी विद डिफरेंस कहती है, उसमें भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव ना होता हो, तो कांग्रेस में कैसे हो सकता है। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में मुकाबला हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के उस हाशिए के तबके से निकलकर आने वाले 50 साल के अपने राजनीतिक करियर में तमाम बुलंदियों को छूने वाले और लगातार संघर्ष करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। ये जो सत्ता तंत्र था, ये ऐसे लोग जो गांधी की लगातार आलोचना करते थे, वे खामोश हो गए, उनकी जबानों पर ताले लग गए। उसके बाद राहुल गांधी ने जो किया, राहुल गांधी ने उस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो किसानों से मिलते हैं, दलितों, मजदूरों, विकलांगों से मिलते हैं। वो राहुल गांधी जिन पर कितने हमले हुए कि अगर आपने फला ब्रांड की टी शर्ट पहन लिए तो साहब आप तो युवराज हैं, आप पैदल चलने की नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी हैं कि उफ नहीं करते, राहुल गांधी जवाब नहीं देते। राहुल गांधी ने तब भी जवाब नहीं दिया जब उनका वो एडिट वीडियो चलाया गया कि इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकलेगा। राहुल गांधी ने तब भी जवाब नहीं दिया जब उनको बेहद बुद्धू साबित किया गया। राहुल गांधी तब भी नरेंद्र मोदी के सामने जाकर के उनको गले से लगाते हैं। वो राहुल गांधी जो लगातार प्रहारों को झेलते रहे, और मुझे तो वो मध्यकाल का संत याद आता है जो इतना फक्कड़, वो कबीर जिसने कहा कि जो घर फूंके अपना सो चले हमारे साथ। वो कबीर जो बाजार में लुकाठी लिए खड़ा है, जो जाति और धर्म की कट्टरता के खिलाफ मोर्चा लिए है। राहुल गांधी उसी फक्कड़ कबीर के अंदाज में भारत की राजनीति को जिस चौराहे पर खड़े होकर के दुरुस्त कर रहे हैं, वो सिर्फ बाहर नहीं अपने भीतर भी, और उस G23 से भी टकराते हैं। गुलाम नबी आजाद ने अपने इस्तीफे में जो इल्जाम राहुल गांधी पर लगाए, राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। और मैं इसीलिए कहता हूं कि राहुल गांधी आज की राजनीति के कबीर हैं। वो जितने हमले सहते हैं उतने ही और मजबूत होते हैं। राहुल गांधी ने अपना चुनाव किया कि वो हमलों के जवाब देंगे या लोगों के बीच में जाएंगे, और ये राहुल गांधी ने कोई पहली बार नहीं किया। भट्टा परसौल तो याद होगा ही, अमेठी में डेविड मिलिबैंड के साथ, वहाँ के गांव के लोगों के साथ दलितों के घरों में जाकर के उनके बीच बातचीत तो आपको याद होगी। लेकिन राहुल गांधी के इस लोकतंत्र के समावेशीपन को, उसके विस्तार को,
हाशिए की आवाजों को शामिल करने को एक पॉलिटिकल टूरिज्म कहकर के खारिज करने की कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी ने कभी जवाब नहीं दिया। वो राहुल गांधी आज जब खड़े हुए हैं सीना तान करके और उस सत्ता के सामने जो बेहद बेरहम है, जो चाहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बल्कि कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार मुक्त हो जाए, और इसलिए चाहती थी कि उसके बाद वो कांग्रेस के साथ व्यापार कर सके, कांग्रेस को तोड़ सके, कांग्रेस का भी वही हश्र कर सके जो उन्होंने दूसरे और राजनीतिक दलों का किया है, एनसीपी का किया, उन्होंने शिवसेना का किया। और ये पार्टियां क्यों इस तरह से उभर करके आती हैं? दरअसल भारत की राजनीति का जो स्वभाव रहा है वो थोड़े सामंतवाद से ग्रस्त है, और आज जब नरेंद्र मोदी अपने 9 वर्ष का कार्यकाल समाप्त कर चुके हैं, जब उनकी छवि जो पूरे गोदी मीडिया के जरिए बनाई गई थी वो दरक चुकी है, उसके प्रति लोगों का विश्वास छलनी हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैंने बात की जो कहते हैं कि जब टेलीविजन पर वो तस्वीर आती है तो वो चैनल बदल लेते हैं, टेलीविजन बंद कर देते हैं, गोया उनको नरेंद्र मोदी की शक्ल से नफरत हो गई है। वो कहते हैं कि रात दिन झूठ बोलने वाला ये व्यक्ति कैसे इस देश की विरासत को संभाल रहा है। क्या वो इतना अज्ञानी है या वो झूठ बोलने का आदी है, जो कभी बोलता है कि साहब नाले के गैस से मैंने चाय बनाते हुए एक व्यक्ति को देखा। कभी नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैंने उन लोगों से कहा कि हवाई जहाज को बादलों के बीच से गुजार दीजिए तो पाकिस्तान का रडार पकड़ नहीं पाएगा। कभी उन्होंने कहा कि वो टायर में हवा भर के ले जाइए और दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर दीजिए। इस तरह के जो भाषण नरेंद्र मोदी के, जिसने ये साबित किया कि असल में जो बुद्धिमत्ता का सवाल है वो किस नेता के साथ चलता है। वो राहुल गांधी जो बच्चों के साथ बेहद सहज और सरल होते हुए जब एक सवाल के जवाब में ये कहते हैं कि वो मुझे नहीं आता, तो उसको बुद्धू साबित किया जाता है। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं तमाम बच्चों को परीक्षा के गुण देते हुए कि पहले कठिन प्रश्न से शुरू किया जाए, तो इस पल इस देश का कोई मीडिया सवाल नहीं खड़ा करता। बतौर अध्यापक मैं इस बात को कह सकता हूं, ये कोई भी विद्यार्थी भी जानता है कि जब भी सवाल हल किया जाता है तो सबसे पहले सरल सवाल को उठाया जाता है और उसमें अपनी सारी मेधा को प्रस्तुत किया जाता है कि ताकि जो परीक्षक हो, जो कॉपी जांचने वाला हो, वो मानस अपना बनाए हमारे बारे में। वो नरेंद्र मोदी जो 9 साल तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जो विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर रैलियों में भाषण नहीं देते, वो नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बोलता है और हो सकता है कि जबान फिसल जाए, वो व्यक्ति जो संवाद करता है इंटेलेक्चुअल्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, पत्रकारों के साथ, प्रवासी भारतीयों के साथ, छात्रों के साथ, और अब तो जब वो ट्रक ड्राइवर से संवाद करते हैं या किसी मिस्त्री से संवाद करते हैं और वहीं पर वो मोटरसाइकिल को ठीक भी करते हैं, तो इस देश के उस नर्म को, इस देश की उस नब्ज को छू रहे होते हैं जहां इस देश के उस पूरे सत्ता तंत्र ने जहां से अपने आप को अलग कर लिया है, उन सवालों से जिसने अपने आप को अलग कर लिया है। अब उसके लिए जिम्मेदारी अंबानी और अडानी की है। अब उसकी जिम्मेदारी में वो किसान, वो मजदूर, वो गरीब, वो दलित, वो पिछड़ा, ये नहीं आता।
ये सारे प्रतीक सिर्फ चुनाव जिताने के एजेंडे भर होते हैं। उन प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, उन मुखौटों का इस्तेमाल होता है चुनाव में, लेकिन उनके दुख दर्द में, चाहे दलितों पर अत्याचार हो, अल्पसंख्यकों की लिंचिंग हो, पिछड़ों के पूरे रोजगार को ही नहीं बल्कि उसके आरक्षण को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल पर, सैनिकों के हताहत होने के सवाल पर, वो कथित रूप से राष्ट्रवादी पार्टी के नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी एक बार बोलते तक नहीं। वो उन मजदूरों से भी जो कोरोना काल में भेड़ बकरी की तरह हाँक दिए गए थे, वो नोटबंदी के समय कतारबद्ध लोगों से भी कोई अपील नहीं करते हैं। मणिपुर के अशांत क्षेत्रों में जहां लोग एक दूसरे को आशंका की नज़र से देख रहे हैं, वहां शांति और विश्वास बहाली की अपील नहीं करते हैं। वो राहुल गांधी मणिपुर भी जाते हैं, वो राहुल गांधी दलितों के बीच में भी जा रहे हैं, और वो राहुल गांधी उन स्त्रियों के बीच में भी गए जो चारा काटते थे। वो राहुल गांधी उन विकलांगों से भी बात करते हैं कि वो कैसे अपनी जिंदगी को चलाने, किस तरह की कठिनाइयां उनके साथ हैं। उन महिलाओं के साथ भी जिनका उत्पीड़न हुआ था, और जब वो ये इस बात को कहते हैं तो साहब उनसे पूछने के लिए सीबीआई आ जाती है, पुलिस आ जाती है। और राहुल गांधी के साथ क्या नहीं हुआ। राहुल गांधी ने क्या पार्लियामेंट में पूछ लिया कि अडानी के साथ आपके रिश्ते क्या हैं मोदी जी। मोदी जी को कितना मुश्किल में डाल दिया राहुल गांधी ने। वो बेचारे अपने दोस्त के साथ दोस्ती भी नहीं खुल करके निभा पा रहे हैं। अडानी के साथ कहीं देखा है आपने जब से राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया? उनके हवाई जहाज में भी नहीं बैठ रहे हैं। तो वो मोदी कैसे छोड़ देंगे राहुल गांधी को? मानहानि के मुकदमे में सर्वाधिक सजा भी हुई, सांसदी भी गई, घर भी छीन लिया गया, पैदल कर दिया, और इस फक्कड़ को और क्या चाहिए था? जैसे उस कबीर को कुछ नहीं चाहिए था, वैसे ही आज की राजनीति के कबीर को भी कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ देने के लिए, वो सिर्फ लोगों से संवाद करने के लिए, लोगों के विश्वास कायम करने के लिए, मोहब्बत को फिर से पैदा करने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए वो खड़ा हुआ है। और यही कारण है कि तेलंगाना की खम्माम में लाखों लोगों की भीड़ उसका स्वागत करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उन अल्फाजों को सुनने के लिए बेताबी के साथ उमड़ती है। और यही कारण है कि राहुल गांधी आज विपक्ष के ही नहीं, भारतीय जनमानस के सबसे विश्वसनीय, सबसे उम्मीदों से भरे हुए, सबकी उम्मीदों के केंद्र बने हुए सबसे मजबूत नेता के रूप में उभर रहे हैं। और ये दर्द, ये परेशानी सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी को होगी, जिसको उन्होंने इतना कमज़ोर करने की कोशिश की, और वही आज उस जनसमूह की, उस भारत माता की उम्मीदों के साथ उस कथित 56 इंच की छाती के सामने डट करके खड़ा हुआ है, उस शेर के सामने जिसे उसके भक्तों ने बनाया था। वो डट करके मुकाबले में है। और यही कारण है कि आज भारत का लोकतंत्र, जो कभी कभी डगमगाता हुआ लगता है, वो कई बार डगमगाया, लेकिन भारत के नागरिकों ने और इसी राजनीति से निकल करके किसी किरदार ने उसे फिर से पटरी पर ला करके खड़ा कर दिया। और यही अंत में कहना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि हर दौर की राजनीति अपना नायक तलाश कर लेती है। तो क्या आज की राजनीति ने राहुल गांधी के रूप में अपने नायक को खोज लिया है, और अब वो तलाश ही नहीं कर रही है बल्कि
उसको तराश भी रही है। बहुत शुक्रिया।